तो कल की क्लास में हम लोग देखे बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, है ना। तो क्या था बेसिस, क्या होता है हमारा, बी एक सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का, और इस बी को हम बेसिस कहते हैं यदि ये दो कंडीशन को फुलफिल कर दे। पहला कंडीशन है कि ये जो बी है हमारा ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेकंड में यदि इसका हम लिनियर स्पैन निकालें तो ये वेक्टर स्पेस वी के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बी के एलिमेंट से हम वेक्टर स्पेस वी के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर पाए बी की मदद से। तो एल बी इक्वल टू वी हो जाएगा ये, है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि एल बी सबसेट दिखाए वी का और वी को सबसेट दिखा दिए एल बी का, है ना। तो ये तो पहला वाला पार्ट ऑब्वियस सा होता है कि किसी भी सेट का जो सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का, यदि उसका हम लीनियर स्पान निकालें तो वी का सब स्पेस हो जाता है ऑटोमेटिक। सब स्पेस हमारे सबसेट भी होगा। और नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट जो हमको प्रूव करना पड़ा वो हमको वेक्टर स्पेस को सबसेट दिखाना था इसका, है ना। मतलब वी में हमने एक एलिमेंट लिया और उसको लीनियर स्पान ऑफ बी दिखा दिए, तो ऑटोमेटिक ये हो गया। और इन दोनों केस से ये हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि लीनियर स्पान ऑफ बी इक्वल टू वी। उसके बाद बी जो है हमारा बेसिस फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अब आगे हम इसमें कुछ और नया पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे, और अगला जो पॉइंट है वो है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। अब ये क्या चीज है, उसी का दो नाम है, तो उसी को थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड चीजें और आगे हम देखेंगे। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, है ना। और इसी को एक और नाम देंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इसका यदि हम शॉर्ट फॉर्म देखें तो ये हो जाएगा एफ जी वी एस, या फिर इसी को हम एफ डी वी एस भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से। अब ये क्या चीज है ध्यान दो, इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा a vector space V is called FGVS, या फिर कहें FDVS। कब कहेंगे, if and only if there exists finite subset of V। फाइनाइट सबसेट किसको ले रहे हैं हम, B को ले रहे हैं। V का एक फाइनाइट सबसेट हमको B मिल जाए सच दैट किस कंडीशन को ये फुलफिल करे, लिनियर स्पान ऑफ B इक्वल टू V हो जाए। देखिए सिंपल सा डेफिनेशन इसमें कि FGVS या फिर FDVS हम किसको कहेंगे, तो वेक्टर स्पेस को ही हम फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहेंगे या फिर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे। कब कहेंगे, यदि एक ऐसा सबसेट एग्जिस्ट कर जाए V का कि इस सबसेट के हर एक एलिमेंट से हम V को जनरेट कर सकें। एक ऐसा सबसेट हमको मिल जाए B जो लिनियर स्पान होगा वो V के बराबर हो जाए, या फिर B के एलिमेंट से हम वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर पाए, दोनों चलेगा, है ना। हम दोनों यूज करते हैं डेफिनेशन में आवश्यकता के अनुसार। तो अब ये जो हमारा वेक्टर स्पेस है, अब इसको हम फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहेंगे क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट से ये जनरेट हो रहा है। अब इसमें ध्यान देंगे कि ये जो सेट बी की हम जो बात कर रहे हैं, जिसको हम सबसेट कह रहे हैं वी का, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये एल आई हो या फिर एल डी हो, दोनों ही केस हो सकते हैं। ध्यान देंगे इसमें दोनों ही केस हो सकता है, एल आई भी हो सकता है, एल डी भी हो सकता है। और जैसे ही ये हमारा सेट बी जो है एल आई होता है, फिर इसको हम बेसिस कह देते हैं। मतलब बेसिस के कंडीशन को जो सेट फुलफिल करता है वो तो आपका फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होगा ही होगा, कंफर्म हो गया। क्योंकि बी यदि आपका बेसिस है तो इससे तो एलिमेंट जनरेट हो ही रहे हैं वेक्टर स्पेस बी के, है ना। लेकिन यदि वो एल आई वाले कंडीशन को फुलफिल नहीं भी करते, है ना, अभी जस्ट हमने इसके ऊपर में जो एक पॉइंट देखा था बेसिस का, इसमें क्या देखा
कि बी हमारा कोई सबसेट है वी का, और बी को बेसिस कब कह रहे हैं, यदि वो एल आई हो जाए और एल बी इक्वल टू वी हो जाए। तो इसके केवल सेकेंड कंडीशन को यदि फुलफिल करता है ये सेट बी, तब हम वेक्टर स्पेस वी को फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहेंगे। अब आगे इसी में एक बहुत ही अच्छा थ्योरम है। क्या कहता है थ्योरम? प्रूव दैट every finitely generated vector space has basis। चलिए, हमने कहा एवरी फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैज बेसिस, है ना अभी। और हमने डेफिनेशन क्या देखा अभी, कि जितने भी हमारे पास वेक्टर स्पेस हैं उसको हम फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर कब कहेंगे, यदि उसके पास एक सबसेट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जो क्या हो, उसके एलिमेंट से हमारा पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाए। ये कंडीशन हमने देखा डेफिनेशन में, है ना। अब ध्यान दें, इसमें हमने बी को ये नहीं कहा कि ये बेसिस है, बी को हमने ये नहीं कहा कि ये बेसिस है, और हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लेके चल रहे हैं कि जितने भी हमारे पास फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होंगे उसके पास हमेशा एक बेसिस होगा, ऐसा हम थ्योरम में कह रहे हैं। और फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ सबसेट बी ऑफ वी सच दैट लीनियर स्पान ऑफ बी इक्वल टू वी होना चाहिए। मतलब वेक्टर स्पेस वी का हर एक एलिमेंट बी से जनरेट होना चाहिए। अब ध्यान दें, यदि बेसिस का सेकंड कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल हो रहा है, यदि हम इसको फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहते हैं, तो इसमें हमको एक ही चीज ऐड करना पड़ेगा कि बी हमारा लिनियरली इंडिपेंडेंट है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसके लिए ध्यान दें, पिछले क्लास में हमने देखा था कि यदि भी हमारा कोई वेक्टर स्पेस है आर स्क्वायर, समझना इस बात को, है ना, तो इसका एक हम स्टैंडर्ड बेसिस लेके चले थे, स्टैंडर्ड बेसिस, और वो था 1001। मतलब इसके एलिमेंट से हम भी के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर पा रहे थे, भी मतलब आर स्क्वायर इसके। लेकिन हम ये बात भी देखे थे कि यदि हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई यूनिक बेसिस हो। थ्योरम में एवरी फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैज बेसिस, एक बेसिस तो होगा ही होगा हर एक फाइनाइट जनरेट वेक्टर स्पेस के पास, है ना। और उसके लिए हमने डेफिनेशन कहा कि बी यदि कोई सबसेट है वी का, एक बी ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि उसका लीनियर स्पान जो है वी के बराबर हो जाए, तो उसको हम फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो इसी के डेफिनेशन से ये पॉइंट आ गया। और यदि इसी में हम बी इज लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट यदि हम प्रूव कर देते हैं तो बी जो है ऑटोमेटिक आपका बेसिस फॉर्म कर जाएगा। अब इसके पहले ये थ्योरम को हम समझें, उसके पहले एक एग्जांपल से चीजों को समझते हैं कि एक्चुअल में हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो जैसे हमने देखा पिछले क्लास में कि आर स्क्वायर का जो है एक स्टैंडर्ड बेसिस था 1001, और साथ ही साथ इसको हम B1 ले लेते हैं। B2 हमने ये बताया पिछले क्लास में कि यदि कोई वेक्टर स्पेस है तो उसके एक से अधिक बेसिस हो सकते हैं, है ना। और वो क्या था 100111। इससे भी हम इस वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हैं। एक और पॉइंट लेके चलते हैं हम B3, जिसमें 10011122। अब इसको समझना क्या है कि हमारा B2 भी बेसिस है, B3 भी बेसिस है। क्या ये बेसिस है? बेसिस के लिए आपको LI होना पड़ेगा, ध्यान देंगे इस बात को। लेकिन B2 में आप देख पा रहे हैं कि ये जो 11 एलिमेंट है ये 10 और 01 की मदद से जनरेट किया जा सकता है। मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। देखिए 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 01 लिख सकते हैं। तो 10 और 01 के लीनियर कॉम्बिनेशन में यदि हम 1 को लिख पा रहे हैं तो ये B2 हमारा बेसिस नहीं है। क्या है? ये LI नहीं है ना, LD सेट है, ध्यान देना। यदि किसी एक एलिमेंट को उसी सेट के अन्य एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यदि हम लिख पा रहे हैं तो वो जो सेट LD होता है।
लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड लिनियरली डिपेंडेंट सेट की जो प्रॉपर्टियां थी उसमें हमने इसको डिस्कस किया है। तो B2 से भी जनरेट हो रहा है आपका आर स्क्वायर, लेकिन B2 बेसिस नहीं है। इन द सेम केस यदि हम B3 की बात करें तो B3 से भी आर स्क्वायर को जनरेट कर सकते हैं हम, लेकिन 1 1 और 2 2 यहाँ पे LD एलिमेंट है, लिनियरली डिपेंडेंट एलिमेंट है, किसके? 1 0 और 0 1 के। तो B3 यहाँ पे LI नहीं हुआ, LI नहीं है मतलब ये बेसिस नहीं है। अच्छा, बेसिस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बेसिस कैसे बनाया जाए? तो बेसिस बनाने के लिए फाइनाइटली जनरेट तो हो जा रहा है आर स्क्वायर, लेकिन LI नहीं हो रहा है। तो LI के लिए हम क्या करेंगे? जो एलिमेंट डिपेंडेंट एलिमेंट बन रहा है उसको यदि हम यहाँ से रिमूव कर दें तो उसके बाद जो बची हुई सेट है, एलिमेंट है, वो आपका LI हो जाएगा। उसी क्रम में यदि हम 1 1 और 2 2 को यहाँ से रिमूव कर देते हैं कोई भी तरीके से, तो उसके बाद जो बचे हुए सेट हैं ये सारे क्या हो जाएंगे? LI हो जाएंगे। और जैसे ही ये सेट LI होगा, और इससे तो एलिमेंट हमारे जनरेट हो ही रहे हैं आर स्क्वायर के, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देगा कि सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं V के, और साथ ही साथ भी हमारा LI है। तो ये जो सेट है अब हो जाएगा बेसिस। ध्यान देंगे इस बात को। तो यदि LI है तो ऑटोमेटिक बेसिस हो जाएगा इसका कोई सबसेट, और यदि LI नहीं है तो जाहिर सी बात है उसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जो LD होगा, और उस LD एलिमेंट को, लिनियरली डिपेंडेंट एलिमेंट को, यदि वहां से हम बाहर कर दें तो उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट है वो हमारा LI हो जाएगा, और LI होते ही वो सेट बेसिस हो जाएगा दिए गए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का। तो ये हमारा प्रूव करने का तरीका होगा। बताइए, इतना समझ में आया कि हम करना क्या चाहते हैं आगे? चलो, Yes. ठीक। दो केसेस बनेंगे ना इसमें। यदि B हमारे पास कोई सबसेट है V का, तो वो LI भी हो सकता है, LD भी हो सकता है। यदि LI हुआ तो ऑटोमेटिक हमारा बेसिस बन जाएगा, पहला केस। दूसरा, यदि LD हो जाता है तो जिस एलिमेंट की वजह से हमारा ये जो सेट B है LD हो रहा है, उसको यदि हम रिमूव कर दें तो उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट हैं उसकी मदद से वो LI हो जाएगा। ध्यान दें। तो जैसे हम पहले किसको रिमूव किए? 2 2 को रिमूव किए। अब सेकेंड नंबर में हम देखते हैं कि 1 0 0 1 1 1 से तो ये जो सेट वेक्टर स्पेस है जनरेट हो ही रहा है, लेकिन हमारा 1 1 यहाँ पे फिर से प्रेजेंट हो गया, LD हो गया। तो सेकेंड स्टेप में फिर से हम 1 1 को रिमूव करेंगे, और ये स्टेप तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा जो सेट B है वो LI ना हो जाए। और LI होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि आप एक LI का प्रॉपर्टी जान रहे हैं कि यदि इसमें कोई सिंगलटन सेट आता है जो कि नॉन जीरो हो, ध्यान दें, सिंगलटन सेट आता है जो कि नॉन जीरो हो, और वो ऑटोमेटिक आपका LI होता है। प्रॉपर्टी हम देख के आ रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई सेट है जिसमें सिंगल एलिमेंट है और वो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो वो सेट हमेशा LI होता है। तो एटलीस्ट सब जितने भी LD वाले एलिमेंट है धीरे धीरे रिमूव करते 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 लास्ट में एक एलिमेंट ऐसा बचेगा जो आपका नॉन जीरो होगा, और जैसे ही उस सेट में एक सिंगल एलिमेंट बचा और वो नॉन जीरो हुआ, और हमारा सेट हो जाएगा LI। तो ये जो थ्योरम को जो हम प्रूव करने वाले हैं, इसी मेथड से हम प्रूव करेंगे। ये थोड़ा एग्जांपल था कि हम करने क्या वाले हैं एग्जाम थ्योरम में, है ना। तो थ्योरम को एक बार फिर से क्या कह रहे हैं हम? एवरी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस। प्रूफ में let V be a finitely generated vector space. Then, by the definition of finitely generated vector space, there exists a set को हम लेके चल रहे हैं S, है ना, सेट को हम लेके चल रहे हैं S, और इस सेट S को हमको बेसिस दिखाना है ना। चाहे तो आप B भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं S लेके चल रहा हूं इसमें। S दिस इज इक्वल टू, इसमें क्या एलिमेंट है? x1 x2 x3 and so on xn which is subset of V।
सच दैट, ये क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सच दैट लिनियर स्पान ऑफ एस दिस इज इक्वल टू वी। ये क्यों लिया हमने कि यदि हम वी को फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कह रहे हैं तो वहां पे एक सेट ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जिसका लिनियर स्पान जो है वेक्टर स्पेस वी के इक्वल हो जाएगा, या फिर एस के एलिमेंट से हम वी के सारे एलिमेंट को जनरेट कर पाएंगे। ये है डेफिनेशन है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का। बाय द डेफिनेशन हम लेके चल रहे हैं इसको। अब ध्यान दें, सिंस एस इज सबसेट ऑफ वी, है ना, इक्वल टू को हटा तो ज्यादा सही रहेगा, है ना, एस इज सबसेट ऑफ वी, सो either S is Li और Ld। चूंकि S हमारा जो है सबसेट है V का, है ना, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन हमने लेके चला कि S जो है सबसेट है V का, तो या तो वो Li होगा या फिर Ld होगा। पहला केस, इफ S is Li then our theorem proved, है ना। यदि S हमारा Li हो जाता है तो थ्योरम ऑटोमेटिक प्रूफ है। क्या प्रूफ है कि S हमारा बेसिस होगा। बेसिस होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन जो ऑलरेडी हमको फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस से मिल गया, दैट इज एल एस इक्वल टू वी, प्लस यदि एस हमारा एल आई हो जाता है, एस इज एल आई, तो इन दोनों कंडीशनों से एस हमारा बेसिस प्रूफ हो गया। तकलीफ कहाँ पे होगी, यदि एस हमारा एल आई नहीं होकर के क्या हो गया, एल डी हो गया, तो उस कंडीशन को हमको आगे बढ़ाना है। सेकेंड कंडीशन, इफ एस इज एल डी, यदि एस हमारा लिनियरली डिपेंडेंट हो जाता है तो क्या होगा। लिनियरली डिपेंडेंट का डेफिनेशन आप जानते हैं कि सेट एस में जितने भी वेक्टर्स पड़े हुए हैं, रखे गए हैं, उन सब का यदि हम लिनियर कॉम्बिनेशन बनाएं और इक्वल टू 0 करें तो उसमें एक स्केलर हमको ऐसा मिल जाएगा जो कि नॉन जीरो होगा। एल आई होने के लिए हर एक स्केलर 0 होना चाहिए, और एल डी के लिए हमको एक स्केलर ऐसा मिल जाएगा जो आपका 0 देगा। ध्यान दें इस बात को। या फिर कहें एक वेक्टर ऐसा मिल जाएगा इसमें जिसको हम लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाए, किसके, x1 x2 x3 से लेकर xn के। ध्यान दें इस बात को, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इफ s इज LD देन देयर एग्जिस्ट x के एक वेक्टर ऐसा बिलोंग कर जाएगा कहां से, s में, सच दैट हम इस x के को अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा एन एक्स एन के लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाएंगे। अब यदि हमारे पास x के यहाँ पे कोई मेंबर है, किसका, s का, ध्यान दें यहाँ पे x के, तो इसके बाद के एलिमेंट कैसे होंगे, x के प्लस 1 जैसा होगा। इसके जस्ट पहले वाले एलिमेंट कैसे होंगे, x के माइनस 1 जैसे होंगे। ध्यान दें, यहाँ पे हम एक नया वेक्टर एंट्री करा रहे हैं जो कि क्या है, लिनियरली डिपेंडेंट है। तो यदि x के लिनियरली डिपेंडेंट है तो उस केस में s के और अन्य एलिमेंट जो बच गए उसके लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख पाएंगे x के को। तो x के पहले x के माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा के माइनस 1 इंटू एक्स के माइनस 1 प्लस अगला एलिमेंट क्या, x के प्लस 1, तो उसके लिए स्केलर हमने लिया अल्फा के प्लस 1 इंटू एक्स के प्लस 1 प्लस ये ऐसे चलता गया इस प्रकार। इतना चीज समझ आया क्या, हेलो, हेलो, लेट, यस सर। ठीक। अब जैसे ही हमने एक्स के को क्या कहा, एलडी कहा, लिनियरली डिपेंडेंट कहा, तो हम एक सेट कंसिडर करते हैं S1, जिसमें किस प्रकार के सेट हैं, वेक्टर हैं, इसमें होंगे x1 x2 से लेकर x के माइनस 1 x के प्लस 1 और ये आपका xn, है ना। इसके पहले वाले को हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ध्यान दो, S1 को हमने क्या माना,
ये जितने भी इक्वेशन 1 के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट मिले हमको, जिसमें xk के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जिसको हम लिख रहे हैं x1 x2 xk -1 xk +1 अप टू xn, इसका हमने एक सेट बनाया। अब करना क्या चाह रहे हैं हम, चूंकि हमने कहा कि x के क्या है, लिनियरली डिपेंडेंट एलिमेंट है, तो इस xk को हमको हटाना है, वहां से सेट s से हटाना है, ताकि हम उसको li बता सकें, क्योंकि जो ld एलिमेंट है उसको यदि हम वहां से रिमूव कर देंगे तो हमारा जो सेट है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, li हो जाएगा। तो उसके अलावा जितने बचे हुए एलिमेंट का हमने एक सेट बनाया S1, ध्यान देंगे S1 बनाया। नेक्स्ट, यदि S1 बनाया तो इस S1 को यदि हमको बेसिस प्रूव करना है तो दो चीज प्रूव करना पड़ेगा, एक तो इसका लीनियर स्पान V के बराबर होना चाहिए और S1 क्या होना चाहिए, li होना चाहिए। सो वी विल शो दैट L of S1 this is equal to V, as we know that, हम ये जानते हैं पहले से कि S1 हमारा सबसेट हो रहा है V का, और इसका जो लीनियर स्पान है वो सबसेट होता है या वेक्टर स्पेस होता है V का। ये ऑब्वियस वाला है ना, हम पहले से जानते हैं, ऑलवेज है ना, इसको ऑलवेज लिख देते हैं, ये पहले से होता है। तो हमको क्या प्रूव करने की आवश्यकता है, देयरफॉर वी ओनली हैव टू शो दैट V is subset of L of S1। ध्यान दें, लिनियरली डिपेंडेंट एलिमेंट x के हट जाने के बाद वो जो सेट हमारा S था उसको हमने S1 कहा। अब S1 को बेसिस दिखाने चले हैं हम आगे, है ना, तो बेसिस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो LS1 है उसको V के इक्वल दिखाना पड़ेगा और S1 को Li दिखाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी ये सब स्पेस होता है लीनियर स्पान V का, हमको दिखाना पड़ेगा कि V सबसेट है L ऑफ S1 का। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए प्रोसेस क्या है, एक एलिमेंट हम लेके चलते हैं V से और उसको लीनियर स्पान आप S1 के दिखा देंगे तो ऑटोमेटिक ये सबसेट हो जाएगा। सो लेट x बिलोंग्स टू V सच दैट, कैसा होगा, V से यदि हम x ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू β1 x1 प्लस β2 x2 एंड सो ऑन प्लस बीटा k -1 xk -1 प्लस β2 नहीं, क्या हो जाएगा, बीटा k +1 xk +1 प्लस बीटा n xn हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, है ना, हम तो एलिमेंट V से लेके चल रहे हैं डायरेक्ट, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हम शुरू में ही देख चुके हैं कि LS जो है आपका V के इक्वल होता है। ध्यान दें, इसके पहले हम दिखा चुके हैं कि LS जो है V के इक्वल होता है, कहां से, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, बाय डेफिनेशन हमारे पास V फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, तो S के लीनियर स्पान मतलब S के हर एक एलिमेंट से जितने भी एलिमेंट हैं उससे हम V के एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो यदि V का एलिमेंट हम एक X लेके चलते हैं तो x1 x2 से लेकर xn के एलिमेंट में हम इसको जनरेट कर सकते हैं, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे कारण लिख सकते हैं आप, सिंस LS इज इक्वल टू V। नाउ अच्छा, इसमें एक और एलिमेंट क्या गड़बड़ी किया हमने एक गड़बड़ी क्या किया, यहाँ पे मेंशन करना था अपने को, एक मिनट, हाँ, प्लस बीटा के एक्स के प्लस बीटा के +1 एक्स के +1 प्लस ये आगे बढ़ा, क्योंकि हम S के एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो S में तो हमारा एक्स के भी है ना, ध्यान दें। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को और क्या लिख सकते हैं हम, β1 x1 प्लस β2 x2 एंड सो ऑन प्लस बीटा के -1 एक्स के -1 प्लस बीटा के। अब हमने जो इक्वेशन 1 लिया हुआ है जिसमें हमने एक्स के की वैल्यू रखा है, ध्यान दो, हमने क्या क्या है, एक्स के LD है, LD है मतलब S के अन्य एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम इसको लिखे, जिसको हमने इक्वेशन 1 दिया है, और इक्वेशन 1 क्या था,
देख लेते हैं एक बार पेज को आगे लेकर। ये देखिए, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 कि लेट एस हमारा एलडी है, तो उसमें एक एक्स के ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख पाएंगे ऐसा। तो इस एक्स के जगह में हम अल्फा x1 अल्फा x2 से लेकर अल्फा xn की वैल्यू पुट कर देंगे। हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं, एक्स के एलडी एलिमेंट है तो उसको हम हटा रहे हैं, है ना, वहां से रिमूव कर रहे हैं। तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे हम अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन अल्फा k माइनस 1 x k माइनस 1 प्लस अल्फा k प्लस 1 x k प्लस 1 प्लस अल्फा n एक्स एन। इतना वैल्यू हमने रख दिया एक्स के जगह में, और प्लस आगे बढ़ते गया ये, और क्या मिला हमको, बीटा एन एक्स एन मिला। तो देखिए लगभग एक्स के हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है। अच्छा, इसको एक और नए तरीके से यदि हम लिखना चाहें तो x1 देखेंगे, ये x1 यहाँ से, ये x1 यहाँ से, यदि हम कॉमन निकाल दें, बाहर निकाल दें, तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिल जाएगा बीटा 1 प्लस, अच्छा बीटा के मल्टीप्लाई में भी है ना, ध्यान देना, यहाँ पे बीटा के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना, इस पूरे के साथ, बीटा के इनके साथ। तो यदि हम x1 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से पहले टर्म से बीटा 1 बचेगा, यहाँ से बीटा के इंटू अल्फा 1 बचेगा, और इंटू में x1 प्लस, इसी प्रकार x2 निकालें बाहर तो बीटा 2 प्लस बीटा के अल्फा 2 निकलेगा, और इसी क्रम में हम आगे यदि बढ़ते चले जाएं तो हमको मिल जाएगा बीटा के माइनस 1 यदि हम बाहर निकालते हैं तो प्लस बीटा के एक्स के माइनस 1 बाहर निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से बच जाएगा आपका अल्फा के माइनस 1 प्लस, ऐसे आगे बढ़ते गए, और इन द लास्ट यदि हम एक्स एन निकालना चाहते हैं, हम क्या निकालना चाहते हैं, एक्स एन निकालना चाहते हैं, तो इन द टर्म लास्ट में आपको बच जाएगा बीटा एन एक्स एन। ध्यान दें, इतना समझ आया क्या? चलो अच्छा, एक एक गड़बड़ ये कर रहे हैं, एक गड़बड़ ये कर रहे हैं, है ना, ये भी तो एन टर्म तक ही जा रहा है ना हमारा। तो यदि हम बीटा एन कॉमन निकालते हैं, सॉरी एक्स एन कॉमन निकालते हैं, ये वाला टर्म आपका एक्स एन कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से बीटा एन बचेगा और यहाँ से अल्फा एन बचेगा, है ना, क्या मल्टीप्लाई होके बीटा के इंटू अल्फा एन बचेगा, ये इंटू में एक्स एन, ये सारे टर्म बच गए। देखिए तो क्या क्या बचा हमको, ये मिल गया x1, सर इनमें एक बार और बोले, हेलो, यहाँ जैसे xn लिखा है, सॉरी x1 निकला है तो इसमें x2 जी। हाँ हाँ, ये अभी कर दिया मैं, वो गलती से वो नहीं लिख पाया था, है ना, ये एक्स एन आ गया, यहाँ पे एक्स के माइनस 1 आ गया, यहाँ पे x2 आ गया, ये आपका x1 आ गया। ठीक है, फाइनली हम क्या करना चाहते थे, एक वेक्टर का एक ही स्केलर हम रखना चाहते थे, है ना। तो x1 के लिए ये बीटा 1 बीटा के अल्फा 1 स्केलर हो गया, x2 के लिए बीटा 2 बी के अल्फा 2 स्केलर हो गया, उसी प्रकार x के 1 वेक्टर के लिए बीटा के माइनस 1 बीटा के और अल्फा के माइनस 1 इसका स्केलर हो गया, और लास्ट में xn के लिए बीटा n बीटा के और अल्फा n इसका स्केलर हो गया। तो हम क्या किए, इस x को हम x1 x2 एंड x के माइनस 1 xn के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिख पाए। क्लियर है इतना? सिंस यहां से क्या लिखेंगे, सिंस x इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ किसके, S1 के। देख लो इसमें x के नहीं है ना, ध्यान देना, हम जो सेट S1 लेके चले हैं उसमें x के नहीं था, उसको हम रिमूव किए थे, और इस S1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमने x को लिखा, और x को हम कहां से पिक किए थे, वेक्टर स्पेस V से, वेक्टर स्पेस V से हम पिक किए थे, और इस एलिमेंट x को S1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिए। इसका क्या मतलब है कि x जो है बिलोंग कर जाएगा LS1 में। तो यहां से ये हो जाएगा
कि V जो है सबसेट हो जाएगा LS1 के। सो L ऑफ S1 दिस इज इक्वल टू V हो गया। मतलब S1 के एलिमेंट से भी आपका जनरेट हो रहा है। हमने क्या किया था, xk को हमने लिनियरली डिपेंडेंट एलिमेंट लेके चला। अब इस xk को हम रिमूव करने के बाद भी जो बच गया एलिमेंट का कलेक्शन जिसको हमने S1 कहा, उससे भी हम V को जनरेट कर पा रहे हैं। उस LD एलिमेंट को हटाने के बाद भी जनरेट कर पा रहे हैं। अब हमारे पास क्या पॉइंट बचता है कि यदि S1 को हम लिनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दें, Li दिखा दें, मतलब xk के रिमूव हो जाने के बाद बचे हुए एलिमेंट को यदि हम Li दिखा पाते हैं तो S1 हमारा बेसिस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या फिक्स्ड है कि S1 आपका Li होगा, LD भी हो सकता है, ध्यान दें, LD भी हो सकता है। तो यहाँ से फिर से दो कंडीशन एराइज हो जाता है आपका कि S1 Li भी हो सकता है, LD भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नाउ पहला केस, इफ S1 is Li then our theorem has proved, एक मिनट, our theorem hence proved हो गया। यदि S1 हमारा Li हो जाता है तो हर एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के पास एक बेसिस होता है, जो हमारा स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक प्रूफ होता है। लेकिन दूसरा केस ये भी तो हो सकता है, इफ S2 is LD, इफ S2 is LD लिनियरली डिपेंडेंट हो गया, तो ये जो प्रोसेस हमने अभी किया कि S2 में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो उसके बाकी एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसको हम LD एलिमेंट कहेंगे। फिर उस LD एलिमेंट को वहां से रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद फिर एक नया सेट बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, S3 सॉरी S2 कहेंगे। यहाँ पे S2 लिख दिया क्या, सॉरी S1 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे S1 इज LD, देन प्रोसीडिंग एज एबव। जैसे S1 के लिए हमने प्रूव किया कि S1 में एक एलिमेंट हटाने के बाद इसके हर एक एलिमेंट से वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं करके हमने अभी दिखाया, बिल्कुल वैसी सेम टू सेम यदि S1 आपका LD हो जाता है तो इसमें से एक एलिमेंट फिर रिमूव करेंगे जो आपका लिनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए, और ये प्रोसेस लास्ट तक चलता जाएगा। एबव वी गेट, हमको क्या मिलेगा, सेट S2 सच दैट लिनियर स्पान ऑफ S2 इक्वल टू V हो जाएगा। फिर से इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। कब तक रिपीट करेंगे, जब तक हमारा जो सेट है वो Li ना हो जाए। ध्यान दें इसमें। अब यहां से फिर से क्या हो जाएगा, इफ S2 is Li then theorem proof, then our theorem proved। यदि Li है तो अगला कंडीशन क्या होगा, इफ S2 is LD then सेम प्रोसेस, है ना। तो ये प्रक्रिया जो है चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये जो S1 S2 इसको मैं मान लेता हूं SM, जब तक इसमें कोई सिंगल एलिमेंट X1 ना मिल जाए तब तक ये प्रक्रिया चलता रहेगा। और जैसे ही सिंगल एलिमेंट मिला हमको जो कि नॉन जीरो होगा तो ऑटोमेटिक हमारा जो सेट SM है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि हम लिनियरली इंडिपेंडेंट के प्रॉपर्टी में पढ़ के आए हैं कि हर एक वो सेट जिसमें सिंगलटन एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, सिंगलटन सेट, और वो नॉन जीरो है, तो वो जो सेट होता है लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है ना। तो उसके लिए कुछ पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, उसको मैं कर देता हूं यहाँ पे थ्योरम के लास्ट में। अच्छा, थ्योरम समझ आया कि नहीं ये बताओ पहले। आया सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा इसमें, देखिए, ऑल द एबो ऐसा करो इसको, all the most by
repeating the procedure we are left with a subset having a single element, है ना। इस प्रक्रिया को हम तब तक करेंगे जब तक उसके सबसेट के पास कोई सिंगल एलिमेंट ना बच जाए, सिंगल एलिमेंट विच इज नॉन जीरो। ध्यान देना, ये वर्ड को लिखना बहुत जरूरी है कि एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, विच जनरेट्स v, जो v को क्या कर दे, जनरेट कर दे। बट वी नो दैट a singleton set having non-zero element is li। इस एलिमेंट की जगह में आप वेक्टर भी लिख सकते हैं, है ना, is li। और जैसे ही li होगा, hence there exists a basis for each finite generated वेक्टर स्पेस, है ना। तो हमारे पास क्या मिल गया, एक ऐसा फाइनाइट सेट मिल गया जिसके सारे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को जनरेट कर रहा है, और वो क्या हो गया, एलाई हो गया, मतलब हमारे पास एक बेसिस मिल गया। तो इतना पॉइंट आपको मेंशन करना है इन द लास्ट ऑफ दिस थ्योरम। क्लियर हो गया? हेलो, इसमें कुछ पूछना है? जी सर। अच्छा, अब आगे इसमें एक प्रॉपर्टी हम और देखते हैं कि यदि किसी वेक्टर स्पेस के हमारे पास दो बेसिस सपोज हैं, है ना, और हम पहले भी बोले कि एक से अधिक बेसिस हो सकता है किसी भी वेक्टर स्पेस का। तो जैसे कि हम भी किसको लेके चलते हैं, आर क्यूब को लेके चलते हैं, है ना। एक वेक्टर स्पेस हमने ले लिया आर क्यूब, और इसका जो पहला जो स्टैंडर्ड बेसिस है b1, हम इसको लिख देते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड द लास्ट 0 0 1, है ना। ये पहला बेसिस हमने देखा था पिछले क्लास में कि इसका एक और बेसिस बनता था, और वो क्या था, 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1, है ना। पिछले क्लास में एग्जांपल हम देखे थे कि ये भी बेसिस फॉर्म करता है R3 के लिए, है ना। देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें 1 0 0 1 0 0 तो एलिमेंट सेम है, उसके बाद के एलिमेंट जो है डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ b1 इज 3 एंड नंबर ऑफ b2 इज अगेन 3। एलिमेंट आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जो है होंगे हमेशा सेम होंगे। यदि किसी एक वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेस हैं, तो सॉरी, दो बेसिस हैं, तब बताइए, ये बात समझ आई कि नहीं, कि यदि आर क्यूब हमारा वेक्टर स्पेस है और उसके पास दो बेसिस हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। एलिमेंट भले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे सेम होने वाला है। समझ आया क्या ये? हेलो, है ना। तो ये थ्योरम जैसा ही है ये भी, तो इसके स्टेटमेंट को आप लिख लें केवल, है ना, इसमें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है इसको। तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, एनी टू बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस के बजाय आप इसको ऐसा लिखो, ज्यादा सही रहेगा, फाइनाइट जनरेटर वेक्टर स्पेस लिखो ऐसा, FGVS हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो काउंटिंग है वो सेम होगा।
हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स।